मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी करेंगे शुभारंभ। रांची में फिर मिले 25 कोरोना संक्रमित। टीकाकरण अभियान में तेजी के साथ साथ घर घर सर्वे का कार्य शुरू। राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में झारखंड ने अंडमान को 28-0 के अंतर से किया पराजित। और 67वें फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। मशहूर अभिनेता रजनीकांत को आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। 2239 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इन मेडिकल कॉलेजों से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना और मजबूत होगी। सिद्धार्थनगर के BSA मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा। यूपी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे 5189 करोड़ रुपए की लागत से 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। स्वस्थ भारत योजना के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा।
ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष गहन चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद कमियों को दूर करना है। ये योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक की आबादी वाले देश के सभी जिलों में विशेष क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की सुविधा मिलेगी। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 14,306 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18,762 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 443 लोगों की इस वैश्विक महामारी से मौत हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,67,695 रह गई है। अब तक देश में कोरोना के 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। वैश्विक महामारी से अब तक 4,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजधानी रांची में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 25 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 9 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। अब तक 86,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है, जिनमें से 84,314 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए जहां एक तरफ पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान तेज किया गया है, वहीं राजधानी रांची में घर घर सर्वे का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 1,02,27,12,895 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति मामलों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद समिति के सभापति केदार हाजरा ने बताया कि कुल 68 मामले समिति के समक्ष लाए गए थे, जिनमें से 12 मामले में वर्तमान में लंबित हैं। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसा भेजी जा रही है। और पेंशन और उग्रवादी घटना में मारे गए लोगों का उसके आश्रित को नौकरी या अनुग्रह राशि, तो यहाँ पर कुल मामले 67 था, जिसमें 12 मामला पेंडिंग है, 8 मामले नए आए हैं और 4 मामले पुराने हैं। बाकी लोगों ने निष्पादन किया है, उसको 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नियुक्तियां की है। और सिमडेगा जिले के बांसजोड़ ओपी में घटित आभूषण हेराफेरी के मामले में ओपी प्रभारी आशीष कुमार, एएसआई संदीप कुमार और वाहन चालक शाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी इसी मामले में निलंबित एसआई योगेंद्र शर्मा, एएसआई विजेंद्र कुमार और मुंशी अरशद खान से पूछताछ कर रही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है
और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। लद्दाख में चीन में जारी गतिरोध के बीच आज से सैन्य कमांडरों का 4 दिन का वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख विपिन रावत और 3 सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। सेना कमांडरों को संबोधित भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मौजूदा या उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर करेगा मंथन। झांसी में आयोजित सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में झारखंड की टीम ने अंडमान की टीम को एक तरफा मुकाबले में 0 के मुकाबले 28 गोल से पराजित कर दिया। झारखंड की ओर से रेशमा सोरेन ने कुल 7 गोल किए, जबकि प्रमिला सोरेन और अल्बेना रारी ने 5-5 गोल किए। स्मिता मिंज और वेतन डुंगडुंग ने 3-3, जबकि रोशनी डुंगडुंग और शमी बाड़ा ने 1-1 गोल किए। टीम की शानदार जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित अन्य खेल पदाधिकारियों ने बधाई दी है। सिमडेगा जिले में आयोजित नेशनल जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के 6ठे दिन आज पहले मैच में ओडिशा ने मध्य प्रदेश को 0 के मुकाबले 9 गोल से हराया। दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ का मुकाबला हिमाचल प्रदेश से हुआ। इस मैच में छत्तीसगढ़ ने 3 के मुकाबले 6 गोल से हिमाचल प्रदेश को पराजित कर दिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए 17 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर लिया। चाहिए कि जबरदस्त दबाव वाले माहौल के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया। उम्मीद और पिछले फॉर्म को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पेसर शाहीन अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में जबरदस्त स्ट्राइक की और रोहित शर्मा को 0 पर वापस भेज दिया। शाहीन की तेजी का अगला शिकार केएल राहुल बने, जो इस अंदाज में बोल्ड हो गए। टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 6 रन। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने पावर प्ले में रन बनाने की अच्छी कोशिश दिखाई और तेजी से स्कोर कार्ड को 31 तक ले गए। लेकिन सूर्य कुमार हसन अली की इस गेंद पर 11 पर कॉट बिहाइंड हुए। जिम्मेदारी का वजन कोहली पर बढ़ा, जिसे दूसरे छोर से बांटने का काम किया ऋषभ पंत ने। दोनों ने चौथी विकेट के लिए 53 रन की अहम साझेदारी की और टीम के स्कोर को तेजी के साथ 84 तक पहुंचा दिया। लेकिन 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे पंत शादाब की इस गेंद पर कॉटन बोल्ड हुए। बहरहाल कोहली का विराट रूप पाकिस्तान को परेशान करता रहा और भारतीय कप्तान ने 45 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया। रविंद्र जडेजा 13 पर हसन अली का शिकार बने, तो वहीं 57 के स्कोर पर विराट की पारी पर ब्रेक लगाया शाहीन अफरीदी ने। हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके। आखिरी ओवर में कोई बहुत ज्यादा रन देखने को नहीं मिला और टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 151 रन का स्कोर किया। 152 रन के लक्ष्य का पीछा पाकिस्तान ने जबरदस्त अंदाज में किया और पहले ही ओवर में 10 रन बना दिए। भारतीय पेसर्स कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, खासतौर पर मोहम्मद शमी काफी महंगे साबित हुए। पाकिस्तान ने 5वें ओवर में 35 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों टिके रहे और 10वें ओवर में इन्होंने स्कोर को 71 रन तक पहुंचा दिया। रिजवान ने 41 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया। रिजवान और बाबर आजम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे 152 रन का लक्ष्य बेहद कम नजर आया और पाकिस्तान ने आसानी के साथ 10 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। T20 विश्व कप में ये पहली बार रहा जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से की गई इस विशेष पहल के साथ अन्य राज्यों समेत झारखंड के खिलाड़ियों को भी काफी लाभ मिल रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे खेलो इंडिया अभियान का लाभ जमीनी स्तर तक देखने को मिल रहा है। रांची स्थित झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की ओर से तीरंदाजी, साइकिलिंग और समेत अन्य खेलों में खिलाड़ियों की नई पौध तैयार की जा रही है। साइकिलिंग में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले और फिलहाल कोच की भूमिका निभा रहे प्रथम बताते हैं कि खेलो इंडिया कैंप के लिए झारखंड से 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सर, अभी जो जिस स्पेस एकेडमी में जो ट्रैक साइकिलिंग का और रोड साइकिलिंग दोनों का ट्रेनिंग होता है, लेकिन अभी क्योंकि कंपटीशन दोनों का है तो अभी क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है। और जो मेरे पास टोटल अभी 6 प्लेयर है वो नेशनल मेडलिस्ट है, और जबकि SGF स्कूल नेशनल में भी मेडल जीत चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इन लोग भी मेडल जीत चुके हैं। और सर काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है। हम तापस देखिए, मैं अभी JSS में फिलहाल अभी कोचिंग करा रहा है और बच्चे लोग का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे कि स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल जीता है, एक अंडर 14 फेडरेशन का जो नेशनल चैम्पियनशिप होता है हम लोग का, उसमें ब्रोंज मेडल है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित बॉक्सिंग कोच BB मोहंती वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने में लगे हुए हैं। और झारखंड के बच्चे का अंदर बहुत टैलेंटेड है और मुझे उम्मीद है जो आगे आने वाला 2028 लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक है तो उनके एज मुताबिक वो, और 2026 में इन लोग जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, झारखंड का भी नाम रोशन करेंगे, JSPS का और देश का भी नाम रोशन करेंगे। विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों के हौसले काफी बुलंद हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी पहले ही अपना नाम रोशन कर चुके हैं और अब वह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं बॉक्सिंग का प्रशिक्षण लेता हूँ यहाँ JSS एकेडमी में। मैं 3 बार स्टेट चैंपियन हो चुका हूँ और 2 बार नेशनल खेला। उसमें से 1 बार पूरी गया था, उसमें ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। खेल और प्रशिक्षण निरंतरता बनी रहे, इसके लिए कोरोना काल में खिलाड़ियों को प्रति माह 3000 रुपए स्टाइपेंड भी दी गई थी। इसके अलावा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए टैब की भी व्यवस्था की गई थी। रांची से करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने आज 67वें फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस दौरान मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। Who is believed to be the first Indian naval commander and was also a freedom fighter in the war against Portuguese. I'm happy to see regional films, I call them national films in fact. All the Indian languages, they are national languages. Unfortunately, we confine them to region. No, it's not correct. All Indian languages are national languages. That's why I tell my colleagues in Parliament also to treat every Indian language as a national language and not to be carried away by Western culture, not to be influenced by Western mind, because for years we are ruled by foreigners, ruled and ruined by foreigners. They came, they attacked us, they ruled us, they ruined us, they looted us, they cheated us. It's early the better we come out of that mindset and think on the lines of our tradition. The Haryanvi film, Soran say, Kam Nahi Hote, deals with the issue of curtailing freedom in the lives of women and is centered around a girl's struggle to study and become an IPS officer. In Anandi Gopal, we celebrate one of the first Indian female doctors of the Western medicine. Neera Madhav Panda's Budia film, Karira Atita, deals with the issue of raising sea levels due to global warming, a subject of burning importance with universal relevance. Climate change is real. It is happening. We have been ill-treating the climate. We are now learning the lessons of how the climate is reacting and the nature is reacting. That's why I say nature, culture, together for your future, good future. Nature, culture, together for future. Remember this, every one of us
has to respect the nature, respect the seas, respect the rivers, respect the air, respect the sun, not your son, the sun. You may love your son, no problem, you should. You can also love your son-in-law also, no problem. But we must love sun, who is giving the real light. Unfortunately, we are avoiding sun, and we suffered in this pandemic. Sun gives you energy. It revitalizes your energy, keep you always healthy. See one small example. In this pandemic, people in the rural areas are less affected. In the urban areas are more affected. We are living in congestion, pollution, tension, no attention. That's the problem in urban areas. So we must go back to our roots and try to live with the sun, try to be friendly with the trees, forests, and try to be friendly with the water, and try to be friendly with nature. This is one lesson. रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के 214वें 5 दिवसीय सालाना उर्स का आज आखिरी दिन है। उर्स मुबारक पर जायरीनों की ओर से बाबा की मजार पर चादर पोशी का सिलसिला जारी है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिसालदार बाबा पर चादर पोशी की और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। रिसालदार बाबा के इस दरगाह पर लोग खुशियों में भी आते हैं और दुख के घड़ी में भी आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और उनके तकलीफों में उनको बाबा का आशीर्वाद मिलता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओकाजा इवेला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरिडीह जिले के मां गायत्री आजीविका महिला समूह के सदस्यों से बातचीत की तथा उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें जेनेवा आने का निमंत्रण दिया। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक डॉक्टर नागोजी ओकाजा इवेला ने देश के 5 स्वयं सहायता समूहों से बातचीत की, जिसमें गिरिडीह का मां गायत्री आजीविका महिला समूह भी शामिल था। यह महिला समूह झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से पलाश उत्पादों का निर्माण एवं वितरण करता है। आज WTO के डायरेक्टर जनरल के साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सीधी संवाद संपन्न हुआ, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने गिरिडीह जिले में पलाश ब्रांड के अंतर्गत बनाए जा रहे 35 तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में जो महिला समूह के द्वारा मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन हो, मास्क बनाना हो आदि का जो उन्होंने कार्य किया, इसके विषय में उन्होंने WTO को जानकारी दी। बातचीत के दौरान समूह के सदस्य नंदिनी देवी ने WTO के महानिदेशक को जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वाले 35 प्रकार के उत्पादों की जानकारी दी और कोरोना काल में किए गए कार्यों से उन्हें रूबरू कराया। WTO के महानिदेशक द्वारा SHG और JSLPS के कार्यों को सराहा गया। आज बड़ी ही खुशी हो रही है कि WTO की महानिदेशिका डॉक्टर नागोजी लवीआला के साथ हम लोगों की बात हुई, जिसमें कि हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद को देखकर, जानकर उनको बहुत अच्छा लगा और हम लोगों के द्वारा कोविड-19 के दौरान भी हम सखी मंडल की दीदियों ने 8,000 रुपये मंथली की इनकम की। इस संवाद के दौरान डॉक्टर नागोजी ने झारखंड के पलाश ब्रांड से जुड़ी दीदियों के उत्पादों, उनकी आमदनी और भविष्य की योजना बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यों से अभिभूत होकर उन्हें जिनेवा स्थित WTO मुख्यालय आमंत्रित किया।
गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह की कहानी। पच्चीस अक्टूबर स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह की पुण्यतिथि है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोप में उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को लाल किले में मृत्यु दंड दिया गया। हजारा सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के झांगिलाना गांव के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। जब आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका, तो हजारा सिंह भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वे तीसरी गुरिल्ला रेजिमेंट में हवलदार रहे। हजारा सिंह ने बर्मा युद्ध में भाग लिया, जहां उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। देश स्वाधीनता आंदोलन में हजारा सिंह जैसे बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। 25 अक्टूबर 1947 को ही मैसूर रियासत को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मैसूर में महाराजा का शासन रहा, जिसके खिलाफ वहां राजनीतिक संघर्ष जारी था। राजशाही समाप्त करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा मैसूर इलाका जैसे उमड़ पड़ा। कांग्रेस की अपील पर स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ ही स्वयंसेवक भी मैसूर चलो आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने महाराजा को सत्ता छोड़ने और रियासत में लोकतांत्रिक एवं जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए विवश कर दिया। 4 सितंबर 1947 को शहर में बड़ी जनसभा हुई और शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से यहाँ स्कूल का एक विद्यार्थी मारा गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में जन भावना के सामने मैसूर के तत्कालीन महाराजा जयचामराजा वडेयर को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली। इसके साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के फैसले की घोषणा कर दी। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1947 को मैसूर भारतीय संघ में शामिल हो गया। महाराजा के सिंहासन छोड़ने के बाद 25 अक्टूबर 1947 को केसी रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत केसी रेड्डी मैसूर चलो आंदोलन के अग्रणी नेता रहे और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो 1947 से 1952 तक इस पद पर रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी करेंगे शुभारंभ। रांची में फिर मिले 25 कोरोना संक्रमित। टीकाकरण अभियान में तेजी के साथ साथ घर घर सर्वे का कार्य शुरू। राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम लीग मैच में झारखंड ने अंडमान को 28-0 से अंतर से किया पराजित। और 67वें फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। मशहूर अभिनेता रजनीकांत को आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित।